हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग हिंदी का अभ्यास करने चल रहे हैं और यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया है, जहां से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उसी क्रम में आज हम लोग फिर 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रहेगी या फिर इसी से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे और अंत तक देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और कॉपी कलम आप लोग साथ में जरूर लेकर बैठा करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, जो आप नहीं जानते या फिर जो चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार में जिनको समझ पाना मुश्किल है, उनको आप लोग नोट करते रहिए, तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, वृक्ष शब्द का समानार्थी है। यहाँ पर हमें बताना है कि वृक्ष का समानार्थी कौन सा होगा। क्या प्रसून होगा, पादप होगा, किंकर होगा या फिर ये हेम हो जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ पर हेम लिखा है या फिर हेम हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो वृक्ष शब्द का जो समानार्थी होगा विकल्प बी में दिया है पादप। ठीक है, पादप हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर हम पादप के अन्य समानार्थी की बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विटप। क्या कह सकते हैं, विटप कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, ये आप लोग सभी जानते ही हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, द्रुम कह सकते हैं। ठीक है ना, द्रुम कह सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। और तरु, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रसून की बात करें तो प्रसून का जो समानार्थी होगा उसे फूल कहेंगे, यानी कि ये प्रसून का समानार्थी फूल होगा या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, आप सभी जानते हैं। किंकर जो है ये दास का समानार्थी है। क्या है, दास का समानार्थी है। तथा हेम का मतलब जो है ये सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, बहिरंग का विलोम शब्द है। यहां आपको बताना है कि बहिरंग का विलोम क्या होगा। क्या सर्वांग हो जाएगा, क्या अंतरंग हो जाएगा, चतुरंग हो जाएगा या फिर अभ्यंग हो जाएगा, अभ्यंग्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर विकल्प। तो बहिरंग का जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अंतरंग। यानी कि हमें बताया गया है बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो विकल्प बी हो जाएगा, बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा। क्लियर है। विकल्प ए जो दिया है सर्वांग, सर्वांग का अर्थ होता है संपूर्ण शरीर। क्या होता है, संपूर्ण शरीर होता है इसका अर्थ। अगर हम इसके विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा एकांग। क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा एकांग। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 3, निधन और निर्धन शब्द युग में भेद कीजिए। यानी कि हमें ऐसा शब्द युग्म बताना है जिसमें पहले निधन का अर्थ दिया हो और बाद में निर्धन का अर्थ दिया हो। तो क्या विकल्प ए होगा मृत्यु या मोक्ष होगा, क्या विकल्प बी होगा जन्म या मृत्यु होगा, विकल्प सी होगा मृत्यु या धनहीन होगा, या फिर विकल्प डी होगा धनवान या फिर धनहीन हो जाएगा। निधन का अर्थ होता है यानी कि मृत्यु होता है। क्या होता है, मृत्यु होता है। और निर्धन का अर्थ क्या होता है, जिसके पास धन ना हो यानी कि धनहीन होगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प दिया है, तो यहां पर विकल्प सी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर हमें बताना है कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। क्या कवित्री होगा, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा या फिर कवियत्री होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी डी। अर्थात हमें बताना है कि कवित्री में जो है कौन सा शब्द सही होगा, यानी कि कौन सी वर्तनी कवित्री की सही है। तो यहां पर जो विकल्प होगा, विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कवियत्री होता है विकल्प सी। ये वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में, तो इसे आप लोग नोट करके रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है किस शब्द का हमेशा एक वचन प्रयोग किया जाता है। क्या क्षमा, विधि होगा, महिला होगा या फिर माता होगा। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो विकल्प होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षमा जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य सभी विकल्पों के बहुवचन बनते हैं, जैसे विधि का विधियों, महिला का महिलाएं, माता का माताएं। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं।
बहुत आसान सा प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या विशेषण कहा जाता है, क्या क्रिया विशेषण कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है या फिर क्रिया कहा जाता है? तो यहां कौन सा विकल्प हो जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सर्वनाम। क्यों किया जाता है? तो शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जो है सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 चौथाई शब्द में विशेषण है। यहां हमें बताना है कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा। क्या आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, क्या गणनावाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा या फिर अपूर्णांक वाचक विशेषण हो जाएगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा विकल्प? तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूर्णांक वाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि विशेषण के भेद या कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिनमें एक को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरे को हम लोग कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? तो आप बताएंगे कि संकेतवाचक विशेषण होता है। एक को हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जो चौथा होगा उसे आप लोग कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी कि कुल जो है 4 प्रकार के विशेषण होंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया का चुनाव कीजिए। हमें यहां बताना है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया दी हुई है। क्या राम ने पढ़ा विकल्प ए होगा, या सीता गीत गाती है, या फिर सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया यानी कि पुस्तक लिखवाई, या फिर पिताजी बाजार गए। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आप जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कहां पर होती है, कि प्रेरणार्थक क्रिया जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाए तो वहीं पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऐसा कहां पर हो रहा है कि सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाई, यहां पर यानी कि सोहन खुद कार्य नहीं कर रहा, हरि से करवा रहा है, तो यहां पर इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया होगी। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यों में आकृत वाच्य कौन सा है? आकृत वाच्य कौन सा है? क्या विकल्प ए बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या विकल्प बी बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, क्या विकल्प सी बच्चों ने चित्र नहीं बनाया, या फिर विकल्प डी मजदूर पेड़ नहीं काटते? तो यहां जो दिया है आकृतवाचक, आकृतवाचक का मतलब क्या है? कृतवाच्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कृतवाच्य नहीं होना चाहिए, यानी कि कृतवाच्य नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे क्रमवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य कहां पर होता है? जब कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा जोड़ दिया जाए, वहीं पर कर्मवाच्य होता। तो यहां बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ये आकृत वाच्य नहीं है। ठीक है, आकृत वाच्य नहीं है। तो फिर ये कैसा वाच्य है? तो आप कहेंगे ये कर्मवाच्य है। क्या है? यहां पर कर्मवाच्य है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, कि जो शब्द दिया है उच्चारण, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? उ उपसर्ग होगा, उच्च उपसर्ग होगा, उत उपसर्ग होगा या फिर उच्च उपसर्ग होगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो अगर आप लोगों को शब्द नहीं भी याद है, अगर आप लोगों को संधियां अच्छे से आती हैं तो आप लोग इन शब्दों को आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें उच्चारण शब्द का विच्छेदन करें तो यह हो जाएगा उत धन चारण। क्या होगा? उत धन चारण। चारण यहां पर क्या है? तो आप कहेंगे यहां पर मूल शब्द है। चारण यहां पर मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे उत उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ दिया जाता कि उच्चारण में संधि कौन सी होगी तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यहां प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा है? क्या विकल्प ए तेली में नहीं लगा है, विकल्प बी चमेली होगा, विकल्प सी माली या फिर विकल्प डी अलबेली हो जाएगा? तो कौन सा शब्द होगा जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा? अगर हम शब्दों को तोड़कर देखें तो देखो, तेली का अगर हम विच्छेदन करेंगे तो यहां तेल धन ई हो जाएगा, तेल धन ई हो जाएगा। ठीक है, माली को जब हम तोड़ेंगे तो माला,
क्या हो जाएगा, माला धन ई हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जो शब्द होगा वो अलबेला इसमें मूल शब्द है, जबकि प्रत्यय क्या लगा है, ई प्रत्यय लगा है। लेकिन यहाँ विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है, चमेली मूल शब्द है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, पुरस्कार में कौन सी संधि है। जो शब्द दिया है पुरस्कार, इसमें कौन सी संधि होगी हमें बताना है। क्या स्वर संधि हो जाएगी, क्या व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें पुरस्कार का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, पुराधनकार। क्या तोड़ेंगे, पुराधनकार इसका जो है विच्छेद होगा। और पहले शब्द में क्या लगा है, तो आप कहेंगे विसर्ग आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी आपका सही होगा। संधि के अगर प्रकार पूछे जाए तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, निम्न में द्विगु समास, यहां समाज नहीं यहां समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास बताना है, क्या नवरत्न होगा, लेन देन होगा, नीलकंठ होगा, या फिर यथाशक्ति होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए समास की संख्या तो आप बताएंगे 6 होते हैं कुल समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, पहला पद क्या होता है इसमें, तो पहला पद यहां पर होता है संख्यावाची, यानी कि पहले संख्या दी होगी। तो किस शब्द में पहले संख्या दी है, तो आप कहेंगे नवरत्न में, यानी कि विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। नवरत्न में जो है द्विगु समास है। विकल्प बी की बात करें, लेन देन में कौन सा होगा, तो आप बताएंगे लेन देन में जो है द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, जहां पर तीसरा पद प्रधान हो, नीलकंठ अर्थात शंकर। और यथाशक्ति में क्या होगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या बहरा होना होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना होगा, क्या सभी पर अविश्वास करना, या फिर कम सुनाई देना। तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा सही, कान का कच्चा के लिए कौन सा मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। तो यहां अगर हम बात करें विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है कान का कच्चा होना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 यहां पर दिया है उपमेय। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या श्लेष अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या फिर अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार बताना है कि कौन है। क्या वृंदावन लाल वर्मा जी होंगे, रांगे राघव जी होंगे, राहुल सांकृत्यायन जी होंगे, या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हो जाएंगे। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा, यानी कि मृगनयनी के उपन्यासकार कौन होंगे। तो मृगनयनी के उपन्यासकार आप बताएंगे कौन हो जाएंगे। तो यहां पर विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा जी हो जाएंगे। मृगनयनी के उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। क्या स्वर कहलाते हैं, क्या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, क्या स्वतंत्र ध्वनि कहलाते हैं, या फिर व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प जो होगा वो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। संयुक्त अक्षरों की बात करें तो हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, छ, त्र, ज्या और श्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो आप बताएंगे श्रा होता है। ठीक है, व्यंजनों की बात की जाए तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और स्वरों की बात की जाए तो कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 18, सिंह शब्द का तत्सम क्या होगा।
आपको बताना है सींग शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। क्या श्रृंग होगा, सिंह होगा, श्रृंग होगा या फिर सिंह होगा। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर जो सिंह का सही विकल्प हो जाएगा वो इस तरीके से होगा श्रृंग। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो ये वाला आपका विकल्प सही होगा, श्रृंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बताएंगे आप ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, क्या पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ब्रिज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। और पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां आती हैं और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, यानी कि विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पैसाची अपभ्रंश से जो है लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। किसका, लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो यहाँ पर बिहारी हिंदी का विकास जो है, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास जो है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि जो रचना कलम का सिपाही है ये किस विधा की रचना है। क्या यह आत्मकथा है, क्या यह रिपोर्टाज है, क्या यह संस्मरण है या फिर यह जीवनी है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप बताएंगे कि कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है। क्या है, जीवनी है। और किसकी जीवनी है, तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद्र की जीवनी है। इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है, प्रेमचंद्र की है। और किसने लिखी है, तो आप बताएंगे अमृत राय ने लिखी है। किसने लिखी है, तो अमृत राय जी ने लिखी है। ठीक है, जी ने जीवनी लिखी है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है। हम लोगों ने सभी विकल्पों को समझा है, स्पष्टीकरण बेहतर तरीके से देखा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ से जो कंटेंट है आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा होगा और आप लोग इसका लाभ ले रहे होंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें जरूर और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को वीडियो मिले। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और इन वीडियोज़ का आप लोग लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।